नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल निफ्टेबल्स पर। देखो, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, शेयर मार्केट में कभी घाटा ना हो वैसा चाहते हो, या अगर आपका पोर्टफोलियो जो है उसको 10x करना चाहते हो, तो ये एक वीडियो जो है वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। क्योंकि आज मैं आपको वो सारे इकोनॉमिक सीक्रेट्स बताऊंगा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स और एनालिस्ट्स आपसे छुपाते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप हमेशा ही मार्केट के पीछे भागते रह जाओगे। लेकिन अगर आज आपने ये सीख लिया तो आप खुद प्रेडिक्ट कर पाओगे कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा। तो बैठ जाइए, नोटबुक ले लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि आपके पैसे कमाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। आप सभी ने अखबारों में पढ़ा होगा कि मार्केट क्रैश हुआ, इन्फ्लेशन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जीडीपी गिर गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब आपके पोर्टफोलियो को कैसे डिस्टर्ब करते हैं? अगर नहीं तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। आज मैं आपको वो लाइट दिखाऊंगा जिससे आप मार्केट को पहले से ही भांप लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। ये क्या होता है, इसका आपके लाइफ पर क्या इम्पैक्ट है, कैसे ये आपके फैसले बदलता है, हर एक चीज़ को आज बारीकी से हम समझने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मैं फटाफट आपको कुछ भी समझा दूँ और आप समझ लेंगे, तो ये वीडियो ऐसा नहीं होने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बिकॉज आई पर्सनली थिंक कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं एंड वो कॉन्सेप्ट से जो रियल लाइफ डिसीजंस है वो कैसे इम्पैक्ट होते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि पूरा इकोनॉमी जो है वो कैसे काम करता है। चॉइस आपकी है कि आपको फनी रील्स देख के टेम्पररी खुशी चाहिए, या ये वीडियो पूरा देखकर आपको ऐसा नॉलेज चाहिए जो आपके लाइफ लॉन्ग काम लगेगा एंड आप आगे डिसीजंस को सही तरीके से इम्पैक्ट करेगा। अगर सच में सीखना चाहते हो तो ये वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना और पूरा देखिएगा। अभी टाइम नहीं है तो इसको सेव करके वॉच लेटर में रख दीजिए। जब भी आपके पास टाइम हो तब इसको एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, ताकि आपकी लर्निंग्स रुक ना जाए। चलिए कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करते हैं बिना किसी देर के। हजारों साल पहले जब कोई इंसान एक चमकते हुए पत्थर के बदले खाना लेकर आया था, उसी दिन अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ था। पर आज ये पत्थर और खाना बिटकॉइन और शेयर बाजार बन गए हैं। चलिए इस यात्रा को पूरा समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमिक्स क्यों मैटर करता है। एक चावल उगाने वाले किसान की कहानी से इसको समझते हैं। मान लीजिए एक किसान है, रामू काका। उन्होंने अनुमान लगाया कि उनकी जो चावल की खेती है उससे इस साल 10 किलो चावल होने वाले हैं। पर उनकी तीन ज़रूरतें हैं, अभी उसको भी समझते हैं। अब वो 10 किलो चावल में से उन्होंने सोचा है कि 5 किलो चावल उनके परिवार की ज़रूरतों के लिए रखेंगे। 3 किलो चावल जो है वो बीज के लिए रखेंगे, जिससे उनकी भविष्य की जो फसल है वो अच्छी हो पाएगी। और तीसरा, बाजार में बेचने के लिए उन्होंने 2 किलो चावल का अनुमान लगाया है, जिससे वो थोड़े पैसे कमाकर उनकी बाकी की ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। अब जब फसल निकल के आती है तो एक समस्या होती है। उस साल फसल जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है, एंड रामू काका खाली 7 किलो चावल ही उगा पाते हैं। अब रामू काका का जो फैसला है वो कैसे बदलेगा, आइए जानते हैं। अब रामू काका ने जो फैसला लिया वो है कि परिवार के लिए वो 4 किलो चावल रखेंगे, तो उनका जो खुराक है वो कम हो जाएगा। दूसरा है, जो बीज के लिए उन्होंने 3 किलो चावल सोचा था उसकी जगह पे वो 2 किलो चावल ही जुटा पाएंगे, तो उनकी जो आगे की उत्पादन है उस पे भी असर पड़ेगा। एंड तीसरा, जो 1 किलो चावल उनको बेचने पड़ेंगे उनकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए, जो कि उन्होंने सोचा था वो 2 किलो करेंगे। अब यही जो संसाधनों की कमी होती है, या ये जो क्राइसिस है, उसे स्कैरसिटी बोलते हैं, जिसने पूरी मानव सभ्यता की चॉइस, ट्रेड ऑफ एंड उनको जो प्राथमिकताएं है वो सिखाई है।
अभी बात करते हैं दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स की जिसे समझना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को अपन विलेज लेवल पे एक बार एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मान लीजिए एक गांव में एक जो लोहार है वो अपने जो औजार बनाता है वो उसकी कीमत तय करता है, जबकि वही गांव में एक जो किसान है वो फसल चुनता है कि उसे गेहूं उगाने हैं या सब्जियां उगानी है, और उसी गांव का जो ग्राहक है वो तय करता है कि उसे किससे खरीदना है और क्या खरीदना है। अब बात करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कैसे काम करता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक राजा है जो कर लगाता है यानी कि टैक्स लगाता है। तो उनके राज्यों जितने भी हैं वो सभी राज्य और गांव को वो टैक्स से प्रभावित होते हैं। अगर गांव को या वो शहरों में सूखा आता है तो वो अपने अनाज के भंडार खोलता है ताकि लोगों की वो सेवा कर पाए। और अगर युद्ध होता है तो युद्ध के समय में वो सोना जो है वो जमा करता है। यही होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं इसका मॉडर्न ट्रांसलेशन करूँ तो आज यही जो लोहार है वो छोटा व्यापारी है और जो राजा है वो आरबीआई या सरकार बन गया है। आइए समझते हैं ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके जो माइक्रो डिसीजंस है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे कैसे मैक्रो इम्पैक्ट्स जनरेट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक किसान है, वो भैंस पालेगा या बकरी पालेगा, वो उसके डिसीजन पर डिपेंड करता है। ये डेयरी प्रोडक्ट जो है वो 25 रुपये में बिकेगा या 30 रुपये में बिकेगा, मतलब जो प्राइस है वो डिपेंड करता है। अब चलिए समझते हैं मैक्रो का इम्पैक्ट इसमें कैसे आएगा। मान लीजिए सरकार जो है वो दूध पर जो है वो सब्सिडी देती है, तो डेयरी के जो प्रोडक्ट है उनका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। अगर वो डेयरी प्रोडक्ट का प्रॉफिट कम हो गया और प्राइसेस बढ़ गए तो आरबीआई जो है वो ब्याज के दर बढ़ा देगा, और वो जो डेयरी है उसी को अगर लोन महंगा मिलेगा तो वो दूध की कीमतें भी बढ़ा देगा। अभी आपने जाना होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कैसे काम करते हैं और एक दूसरे का इम्पैक्ट क्या होता है। तो जब आपके मोहल्ले में आपने प्याज जो है वो 40 रुपए किलो हो जाते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और जब पूरे देश में जो पेट्रोल है वो 110 रुपए लीटर हो जाता है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। आज हम इन्हीं दोनों दुनिया को इतनी गहराई से समझेंगे कि आप खुद को छोटा अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट महसूस करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे हर रोज के 95% डिसीजंस जो है उसका साइंस है। और हम जब भी खरीदारी यानी कि परचेज करते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो चार डिफरेंट लेयर्स में सोचता है। सबसे पहला जो लेयर है वो है बेसिक नीड, यानी अगर आपको 10 रुपए वाला नाश्ता करना है या 200 रुपए वाला सैंडविच खाना है। अब गरीब व्यक्ति जो है वो रोटी चुनेगा क्योंकि वो सर्वाइवल मोड है, और अमीर व्यक्ति जो है वो स्वाद चुनेगा क्योंकि उसे वही पसंद है। अब बात करते हैं सेकंड लेयर जो कि है मेंटल अकाउंटिंग। हम अलग अलग बजट बनाते हैं हमारे पैसे को खर्च करने के लिए। अब मान लीजिए आपने 500 रुपये हर महीने चाय के लिए बजट बनाया है और सामने आपने 2000 रुपये पर मंथ का ओटीटी सब्सक्रिप्शन जो है उसका बजट बनाया है। अब चाय महंगी हो जाती है तो हम नेटफ्लिक्स या जो हमारा ओटीटी का सब्सक्रिप्शन है उसको नहीं काटते हैं, बल्कि हम दिन में 2 कप की जगह पे 1 कप चाय पीते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे लेयर जो कि है सोशल सिग्नलिंग, मतलब आप समाज को क्या दिखाना चाहते हो उस पर भी जो आपके फैसले या डिसीजंस है वो इम्पैक्ट होते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति एक शर्ट इसलिए खरीदता है क्योंकि उसे दिखाना है कि वो अफोर्ड कर सकता है। और चौथा जो लेयर है वो है इंस्टेंट वर्सेस डीलेड ग्रेटिफिकेशन, मतलब आप अगर कुछ पैसे हैं उसको आज खर्च करना चाहोगे या उसी पैसों से कुछ और करना चाहोगे। एक एग्जांपल से समझे तो अगर जैसे 1000 रुपये है
वो आपको आज शॉपिंग करने के लिए खर्च करने हैं या इन्हीं पैसों को एफडी में डालकर 1 साल के बाद आपको उस पे 8% का इंटरेस्ट लेना है। ऐसी ही जो चॉइसेस होती है वो पूरे बाजार को चलाती है। एंड ऐसे ही माइक्रो जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं उसके जो रीजंस या इम्पैक्ट होते हैं वो पूरे बाजार पर आते हैं। चलिए इसे एक रियल वर्ल्ड मैकेनिक से समझते हैं। अभी एक केस स्टडी से बात करते हैं, ओला वर्सेस ऑटो रिक्शा। मान लीजिए ओला ने अपनी जो कीमत है वो 10 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 15 रुपये कर दी है। तो ये केस में जो कंज्यूमर का रिएक्शन है वो क्या होगा और कॉम्पिटिटर का रिस्पॉन्स क्या होगा उसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला जो कंज्यूमर रिएक्शन है वो ये हो सकता है कि 30% यूज़र्स जो है वो ऑटो रिक्शा लेना शुरू कर दे और वो ओला कैब ना यूज़ करें। सेकंड जो होता है वो ये हो सकता है कि 20% लोग ओला की जगह पे मेट्रो का इस्तेमाल बढ़ा दें और बाकी के जो 50% लोग हैं वो ओला की जो इंक्रीज्ड प्राइजेज है उसकी कीमत का स्वीकार कर लेते हैं। तो ये होती है कंज्यूमर रिएक्शन की तीन सिचुएशंस। अब बात करते हैं कि ओला के जो कॉम्पिटिटर्स है यानी कि जो दूसरी कंपनीज है वो इसको कैसे रिस्पॉन्स करेगी। तो मान लीजिए ऊबर जो उसका एक कॉम्पिटिटर है वो कीमत नहीं बढ़ाता है और वो ओला के जितने भी कस्टमर्स हैं उनको छीन लेता है। वो हो गया एक एग्जाम्पल। और जो दूसरा है वो ऑटो वाला जो होता है वो अपना खुद का एक ऐप लॉन्च कर देता है जैसे कि नम यात्री। अब मार्केट में ये दोनों ही सिचुएशंस को संभालने के लिए मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे जैसे मार्केट में ये सिचुएशंस अराइज होती है वैसे मार्केट अपना एक संतुलन क्रिएट कर लेता है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर जो ओला ने 10 रुपये से सीधा 15 रुपये को प्राइस पे बढ़ाया था और उसके जो इम्पैक्ट को उसने चेक किया तो उसके 3 महीने बाद ओला उसकी जो कीमत है वो 2 रुपये घटाकर 13 रुपये प्रति किलोमीटर कर दे, जो कि एक मार्केट इक्विलिब्रियम के हिसाब से काम करेगा। हो सकता है जो 30% लोगों ने ओला यूज़ करना बंद कर दिया था वो लोग वापस से थोड़े से महंगे रेट पे ओला को यूज़ करना स्टार्ट कर दे। अब हम बात करते हैं उस लेवल पर जहाँ पे आरबीआई गवर्नर और वित्त मंत्री जैसे खिलाड़ी चाल चलते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो संभालते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के मुख्य 4 पिलर है। पिलर 1 जो है वो है जीडीपी यानी कि देश का रिपोर्ट कार्ड। जीडीपी सभी भारतीयों द्वारा एक साल में बनाई गई हर एक वस्तु और सेवा की कुल कीमत होती है। अगर चेक करें 2023 में तो भारत का जो जीडीपी था वो 272 लाख करोड़ था। यानी हर एक भारतीय ने एवरेज 1.9 लाख का योगदान दिया है। चलिए समझते हैं दूसरे पिलर जो कि है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। ये चुपके से जेब काटने वाला चोर है। और अगर आप बात करें तो जैसे इन्फ्लेशन को समझना है तो आप ऐसे समझिए कि 2020 में अगर आप 100 रुपये में 5 किलो आलू खरीद पाते थे तो 2025 में आप वही 100 रुपये से खाली 3 किलो आलू जो है वो खरीद पाते हो। यही है सालाना महंगाई जो आरबीआई की रातों की नींद हराम कर देता है। और इसे मैनेज करने के लिए उनको अलग अलग टेक्निक्स जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। चलिए समझते हैं तीसरे और चौथे पिलर को जो कि है पॉलिसी का डोमिनो इफेक्ट एंड चौथा है सिनर्जी जो कि माइक्रो इकोनॉमी जो है वो मैक्रो इकोनॉमी से मर्ज होती है। अब एक केस स्टडी अपन यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहला अगर मैं डोमिनो इफेक्ट की बात करूं तो मान लीजिए आरबीआई जो है उसने रेपो रेट जो है वो 4% से लेके 6.5% कर दिया। मतलब बैंकों को जो लोन मिलता था आरबीआई से वो अब लोन जो है वो महंगा हो गया। तो उसका जो डोमिनो इफेक्ट टू आएगा वो ये आएगा कि जैसे एसबीआई है या बड़ी बैंक्स है जो होम लोन अभी 6.7% पे देती थी उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा के 8.5% तक कर देगी, ताकि जो उनको महंगा पैसा मिला है तो वो सामने वो सीधा इम्पैक्ट कस्टमर्स पर आएगा। तीसरा जो डोमिनो इफेक्ट है
वो ये होगा कि लोग जो है वो घर खरीदना टाल देंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए होंगे। तो इसी वजह से जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें जो सेल्स है वो गिर जाएगी। मान लीजिए वो सेल्स जो है वो 20% तक गिर जाती है, तो उससे जो होगा वो होगा डोमिनो इफेक्ट 4। जैसे कि बिल्डर्स जो होते हैं वो नया जो स्कीम होता है या जो नए प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको रोक देते हैं और वो और प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करते हैं क्योंकि अभी सेल्स जो है वो गिर चुकी है। तो इससे जो होगा वो डोमिनो इफेक्ट 5 होगा कि मान लीजिए कोई बिल्डर जो बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा था उसके वहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे थे वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। अब जो कम मजदूरी मिलेगी या कम एम्प्लॉयमेंट होगा तो लोग जो है वो कम खर्चा करेंगे या जितने भी शौक वाली चीज़ें हैं उसको कट डाउन करेंगे। अब मान लीजिए जैसे कोई एम्प्लॉयमेंट रुक जाती है तो उसमें लोग अपनी शौक वाली चीज़ें जैसे कि गाड़ी खरीदनी होती है तो वो नहीं खरीद पाते हैं। तो उससे जो और एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होगा कि मारुति जैसी कंपनीज जो है जो ऑटो सेक्टर है उसके जो प्रॉफिट्स है वो रुक जाएंगे। यही होता है मैक्रो इकोनॉमिक का बटरफ्लाई इफेक्ट, जहां आरबीआई का जो एक बटन है वो दबाने से लाखों लोगों की जो जिंदगियां है वो बदल जाती है। सो यही होते हैं माइक्रो लेयर एंड मैक्रो लेयर। जैसे कि महाराष्ट्र में अगर बारिश नहीं होती है तो किसान जो है वो प्याज कम उगाएगा और मंडी में उसकी सप्लाई कम होगी तो दुकानदार जो है वो 40 रुपए किलो की कीमत लगा देगा। और जैसे ही प्याज की कीमतें बढ़ेगी मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो वो 6% से 7.5% का रेपो रेट कर दिया जाएगा। अब अगर रेपो रेट जो है वो बढ़ जाता है तो वो सीधा इफेक्ट आपके होम लोन पर आएगा। मतलब प्याज की कीमत बढ़ने से आपके होम लोन का ईएमआई जो है वो 500 रुपये पर मंथ जो है वो बढ़ जाता है। एंड ऐसी ही अलग अलग ये जो कनेक्शंस है जो कि किसान से लेके आरबीआई के दफ्तर तक की यात्रा है, उसी को इकोनॉमिक्स का मज़ा कहते हैं। और ऐसे ही जो कॉन्सेप्ट्स है उसको हम डिटेल में समझेंगे कि जीडीपी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, की इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे का चैप्टर जो कि हमको समझाएगा जीडीपी, इन्फ्लेशन जैसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। अब जब आप समझ गए हैं कि ऐसे छोटे छोटे फैसले कैसे बड़े आर्थिक तूफान लेके आते हैं, तो इस पार्ट में हम समझेंगे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ें को कैसे एनालाइज करें। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी के बारे में। इमेजिन कीजिए आपके घर में दो बच्चे हैं और एक का रिजल्ट आया है 95% और दूसरे का रिजल्ट आया है 55%। आप किस पर ज़्यादा ध्यान देंगे? जाहिर सी बात है कि 55% वाले पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि उसे सुधारने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली यही काम जीडीपी देश के लिए करती है। ये हमारे देश का एक एनुअल रिपोर्ट कार्ड है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक साल में देश के अंदर बनी हर वो चीज़ या हर वो सेवा, उसकी कुल कीमत। इसे समझने के लिए आइए फिर से हमारी प्यारी चाय पर आते हैं। इसके लिए कच्चा जो माल होता है, जो किसान ने गन्ना उगाया था जिससे वो शक्कर बनाई, वो शक्कर की कीमत होती है 10 रुपये। चाय की पत्ती उगाई, प्रोसेस हुई, उसका कीमत हुआ 20 रुपये। डेयरी ने दूध दिया जो कि है 15 रुपये। पर ये सब जीडीपी में अभी नहीं जुड़ेंगे। अंतिम जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, मतलब चाय वाले ने इन सबको मिलाकर एक कप चाय बनाई और 25 रुपये में बेची, तो अब ये 25 रुपये जो है वो जीडीपी में जुड़ जाएगा। पर ऐसा क्यों? क्योंकि चाय जो है वो सीधे एंड यूज़र यानी कि आप तक पहुंची है। जीडीपी का नियम है कि हर वो चीज़ जो अंतिम ग्राहक खरीदेगा बस वही गिनी जाती है जीडीपी के कैलकुलेशन में। बस इसी तरह हर रोटी, हर साइकिल, हर मोबाइल, हर हॉस्पिटल की फीस, सबको जोड़ दो तो बनता है जीडीपी। 2023 का भारत का जीडीपी था 2,72,000 करोड़। सो मेन बात याद रखिए कि
जीडीपी ये बताता है कि पूरा देश जो है वो कितना अमीर है, पर ये नहीं बताता कि किसकी जेब में पैसा है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई की। अब आप इमेजिन कीजिए कि 1995 के समय में जब आपके पापा की सैलरी जो है वो खाली 5,000 रुपये थी, वो ज़माने में अगर आप दूध चावल जैसी या इवन मूवी टिकट जैसी चीज़ों की बात करें तो वो कितने रुपए में आती थी। 1995 में अगर मैं बात करूं तो 1 लीटर कच्चा दूध जो है वो आपको 8 रुपए में मिल जाता होगा। 1 किलो चावल आपको मात्र 10 रुपए में मिलते होंगे, या सिनेमा टिकट आपको 15 रुपए में मिल रहे होंगे। जबकि वहीं पे अगर हम 2024-25 की बात करें तो दूध का जो रेट है वो पहुंच गया है 60 रुपए, चावल का जो रेट है वो पहुंच गया है 50 रुपए, और मूवी टिकट जो है वो 250 से 300 रुपए की रेंज में मिल रही है। यही है वो इन्फ्लेशन, वो चुपका चोर जो हर साल आपकी जेब से 5 से 7 टका रुपए जो है वो चुरा लेता है। अब इसे समझने के मुख्य दो कारण होते हैं कि ये क्यों होता है। पहला जो रीज़न है वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब पैसा ज़्यादा हो तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। मतलब सोचिए कि अभी जैसे आईपीएल चल रहा है और मुंबई चेन्नई का मैच है। अब वो स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो मात्र 50,000 लोगों की है, तो 50,000 टिकट जो है वो अवेलेबल है। पर उसके 5 लाख फैंस हैं जो चाहते हैं कि वो मैच देखें। तो ये सिचुएशन में क्या होगा कि जो 2,000 रुपये वाला टिकट है वो हो जाएगा 10,000 रुपये या 15,000 रुपये का। क्योंकि यही होता है, जब लोगों के पास पैसा आ जाता है तो वो कोई भी चीज़ के लिए कोई भी दाम देने को रेडी हो जाते हैं। और जब चीज़ें लिमिटेड होती है तो उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और दूसरा जो रीज़न होता है वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये होता है जब उत्पादन जो है या प्रोडक्शन जो है वो महंगा होता है। जैसे 2023 में महाराष्ट्र में बारिश नहीं हुई थी, तो प्याज की जो फसल थी वो खराब हो गई थी। अब मान लीजिए ट्रक ड्राइवर जो था उसको भी डीजल महंगा मिला था, तो दुकानदार को वो जो प्याज था वो 20 रुपए की जगह पे 60 रुपए में बेचने पड़े। यानी कच्चे माल का दाम जब बढ़ जाता है तो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो महंगा हो जाता है। अब ये समझिए कि अगर आपकी सैलरी जो है वो साल में 5 टका बढ़ती है, पर अगर इन्फ्लेशन जो है वो 7% है, तो आप जो है वो 2 टका गरीब हो, और आपकी सैलरी उतना नहीं बढ़ी जितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इसीलिए एफडी में पैसे रखना कभी कभी खतरनाक हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट्स की, जो कि बोलते हैं आरबीआई का रेपो रेट। मान लीजिए आपके घर में जो एसी है उसका रिमोट जो है वो कौन संभालता है, पापा या मम्मी। मतलब जिसके हाथ में रिमोट है उसी के हाथ में पूरा तापमान है। भारत की अर्थव्यवस्था का जो रिमोट है वो आरबीआई गवर्नर के हाथ में होता है, और इसका सबसे ताकतवर बटन है रेपो रेट। मतलब जो भी बैंक होती है उनको जो पैसों की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई से कर्ज लेते हैं, और इस कर्ज का जो ब्याज होता है वो आरबीआई चार्ज करती है, उसको रेपो रेट बोलते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल से अगर हम बात करें तो जैसे कि पहला उसका जो स्टेप होता है वो इन्फ्लेशन का बढ़ना होता है। मान लीजिए इन्फ्लेशन जो है वो 6% से बढ़ के 7% हो जाता है, तो आरबीआई जो है उसको डर लगता है कि कहीं इन्फ्लेशन या महंगाई और ना बढ़ जाए। तो वो क्या करते हैं, वो रेपो रेट जो है वो 4.5 टके से इंक्रीज करके 6.5 टके पे कर देते हैं, ताकि जितने भी जो लोन्स हैं वो बैंक को महंगे में मिलेंगे, तो बैंक आगे जो भी लोन्स देंगे उस पे भी वो जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे एसबीआई या दूसरे जितने भी बैंक्स होते हैं वो होम लोन का जो रेट होता है वो 7% से बढ़ाकर 9% कर देता है। तो ऐसे ही जो मैंने पहले बताया था कि आप ऐसी सिचुएशंस में जो घर है वो नहीं खरीदेंगे, और बिल्डर्स जो है वो नए प्रोजेक्ट्स भी रोक देंगे, तो मजबूरन जो है वो इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल में आना पड़ेगा। वरना
इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये भी हो सकता है कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ जाता है, यानी आरबीआई का एक बटन दबा और यहाँ पे लाखों लोगों की जो ज़िंदगी होती है वो बदल जाती है। अगर आप ऐसा कुछ भी सुनते हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया है, तो समझ लीजिए कि होम लोन जो है उसकी ईएमआई बढ़ जाएगी, या नए घर खरीदने का ये सही वक्त नहीं है। और एफडी के रेट्स भी बढ़ेंगे, पर वो थोड़े टाइम के बाद बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस के दूसरे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स, जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट, एफडीआई एंड ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ये एक जॉब मार्केट का रोलर कोस्टर होता है। और आपने कभी नोटिस किया है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है तो 3 महीने बाद अखबारों में हेडलाइन आती है कि बेरोजगारी जो है वो बढ़ के X% हो गई है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो परसेंटेज होता है उसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि अगर 100 लोग हैं और वो 100 लोगों को उसमें से 60 लोग नौकरी कर रहे हैं और बाकी के जो 4 लोग हैं वो नौकरी ढूंढ रहे हैं, और बाकी के जो 36 है वो छात्र है या तो हाउसवाइफ्स है जिनको जॉब की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो निकालना है, तो टोटल ऐसे लोग हैं 64 जो या तो जॉब कर रहे हैं या तो ढूंढ रहे हैं। तो जो ढूंढ रहे हैं 4 लोग, उसको हम टोटल 64 से डिवाइड करके परसेंटेज निकालेंगे, तो वो निकल के आ जाएगा 6.24। अब समझिए कि ये आपको कैसे प्रभावित करता है। सो इसको समझने के लिए हम इसको दो अलग सेक्शन में डिवाइड करेंगे, जैसे हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट। अब मान लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, मतलब हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, तो कंपनियां जो है वो सैलरीज जो है वो नहीं बढ़ाती है। और जो लो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर जॉब स्विच करेंगे तो आपको 30% तक भी ज़्यादा सैलरी जो है वो मिल सकती है। आइए इसे शेयर बाज़ार से कनेक्ट करते हैं। तो कुछ आईटी कंपनीज जैसे टीसीएस हो गया या इन्फोसिस हो गया, अगर उनके हायरिंग नंबर्स गिरते हैं, मतलब वो पूरे सेक्टर जो है उसमें मंदी होती है। और जब भी ऐसी मंदी होती है तो यूजुअली जो लोग हैं वो एफएमसीजी कंपनीज जो होती है उनमें जो ज़्यादा निवेश करते हैं, क्योंकि लोग अपने जो नौकरी और वो महंगाई के जो डर से वो ब्रांड चीज़ें खरीदना बंद करके यूजुअली जो फास्ट मूविंग चीज़ें होती है वो खरीदते हैं। तो वैसे सेक्टर्स में प्रॉफिट बढ़ जाता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना एफडीआई और एफपीआई का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटा टॉपिक है, पर इकोनॉमी के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप उसको समझ पाओ। तो इसके लिए हम बात करेंगे सबसे पहले एफडीआई और एफपीआई क्या होता है। ये है फॉरेन मनी का एक खेल। मान लीजिए कि आपका कोई एनआरआई भाई है जो विदेश से 50 लाख रुपए भेजता है। अगर वो यहाँ पे घर खरीदता है तो ये होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और अगर वो शेयर बाजार में वो पैसे लगाता है तो ये होगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि एफपीआई। सो एफडीआई जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आता है, और एफपीआई जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। जैसे अगर मैं इसको रियल लाइफ से कन्वर्ट करूँ, तो एफडीआई वो है जो शादी करके यहाँ बस जाते हैं, और एफपीआई वो है जो डेटिंग करके वापस चले जाते हैं। चलिए इसे एक स्टॉक मार्केट के एग्जाम्पल से समझते हैं या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। मान लीजिए वॉलमार्ट जो कंपनी है उसने फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी में 1.2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है उसको बोलेंगे एफडीआई, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो भारत में लंबे समय तक रहना चाहते हैं। और अगर मान लो कि ऐसा ही कोई फॉरेन फंड है जो रिलायंस जैसी कंपनी के शेयर खरीदता है, मान लो उन्होंने 1300 रुपये में शेयर खरीदे और 1400 रुपये में बेच दिए, तो ये होते हैं एफपीआई, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, जो बस मुनाफा कमाकर यहाँ से निकल जाते हैं। 2020 में अगर मैं एफपीआई की बात करूँ तो 2.7 लाख करोड़ का
उन्होंने भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया था, माल बेचा था, एंड निफ्टी जो है उसमें काफ़ी गिरावट देखने मिली थी। और सामने 2023 में अगर मैं बात करूं तो एफपीआई ने खूब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भारत में लगाया था और निफ्टी ने नए रिकॉर्ड्स बनाए थे। अगर आप आगे सुने कि एफपीआई ने रिकॉर्ड खरीदारी करी है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्केट जो है वो नया हाई बनाएगा या ऊपर जाएगा। चलिए समझते हैं अब दूसरे कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। मतलब आज अगर मैं गुजरात में बैठा हूँ और यहाँ पे मैं चाइना का फ़ोन यूज़ करता हूँ और दक्षिण कोरिया का टीवी यूज़ करता हूँ, या कुछ भी ऐसी प्रोडक्ट है जो बाहर की है वो मैं यूज़ करता हूँ, ये है पूरा ग्लोबलाइजेशन। जहाँ पूरा दुनिया जो है वो एक बाज़ार बन जाता है। इसके प्रोज भी है एंड कॉन्स भी है। और यहाँ पे अब मान लो कि आपको 5,000 में अच्छा मोबाइल मिल जाता है, वो इसका बेनिफिट होता है। और जैसे भारतीय आईटी इंजीनियर्स जो है उनको अमेरिका जैसे कंपनीज में काम कर पाते हैं, वो भी उसका एक जो है वो बेनिफिट है। अगर मैं नुकसान की बात करूँ तो लोकल जितने भी दुकानदार होते हैं उनको सीधी जो कंपैरिजन है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट या बाहर की प्रोडक्ट जो होती है उनके साथ होती है। और जैसे अगर मान लीजिए अमेरिका में रिसेशन आता है तो भारतीय आईटी कंपनियों की जितनी भी हायरिंग है वो सारी रुक जाती है, क्योंकि वहाँ का जो रिसेशन है तो वो ग्लोबलाइजेशन के तौर पे यहाँ पे भी इफ़ेक्ट करेगा। और यही जो है वो पूरी इकोनॉमी जो है उस पे इफ़ेक्ट आता है। 1991 से पहले अगर आप विदेशी साबुन तक नहीं खरीद सकते थे, आज आप आईफोन पर बैठ के सिंगापुर में टैक्सी भी बुक कर सकते हो। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो पूरा एक वर्ल्ड मार्केट है, वो सब जगह पे ट्रेडेबल होता है, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब सरकार की जो नीतियाँ होती है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में, जो कि है सरकार का घर चलाने का तरीका। आपने सुना होगा कि बजट में टैक्स कम हो गया, या सरकार ने नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए, या इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है। ये सब जो है वो फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा होता है। लेकिन फिस्कल पॉलिसी क्या है वो समझना है तो आपको वो कैसे काम करता है और वो हर एक छोटे से छोटे आदमी और स्टॉक मार्केट पे इसका क्या असर पड़ता है, वो सारी डिटेल समझनी पड़ेगी। आज हम बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ उसको समझेंगे। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है सरकार को जो पैसे हैं वो कैसे मैनेज करती है, वो उसका एक पॉलिसी का प्लान होता है। जैसे हम अगर घर का एक बजट बनाते हैं, वैसे ही सरकार पूरे देश का बजट जो है वो बनाती है। इसमें मेजर दो चीज़ें मैटर करती है। सबसे पहला है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी कि जो खर्चा जो सरकार करती है स्कूल, हॉस्पिटल्स, रोड्स, डिफेंस जैसे सेक्टर्स को पुश करने के लिए। और दूसरा जो है वो है टैक्सेशन, यानी कि जो उनका इनकम होता है उसको मैनेज करने का तरीका। जो टैक्स पॉलिसीज लेके आते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी, या कॉरपोरेट टैक्स के बारे में जो भी अनाउंसमेंट्स होते हैं, वो सब फिस्कल पॉलिसी का जो है वो हिस्सा होता है। मान लीजिए अभी रियल लाइफ एग्जांपल की मैं बात करूं तो सरकार ने अभी 2023 में जैसे नया एक टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उन्होंने कुछ स्लैब्स तक टैक्स का जो बेनिफिट है वो दिया था। और या तो दूसरा जो एग्जांपल है वो पीएम जो आवास योजना बनाई थी, तो वैसी वाली जो स्कीम लॉन्च की थी, ये सब कुछ जो है वो फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा होता है। अब बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी कौन से टाइप का होता है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है एक्सपेंशनरी पॉलिसी, जो ग्रोथ जो है वो बढ़ाने वाली पॉलिसी जिसको हम कहते हैं। जब सरकार जो है वो ज़्यादा खर्चा करती है, जैसे कि इंफ्रा के जो प्रोजेक्ट्स है या फिर नए रोड्स है, उस पे जो उनकी इनकम है उनसे ज़्यादा खर्चा करती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी। ये टैक्स कम करके
लाइक कॉरपोरेट टैक्स जो है वो कट करती है, और वो सब चीज़ें करके उसका जो रिजल्ट आता है वो इकोनॉमी है, वो फास्ट ग्रोथ में हेल्प करती है और जॉब्स इससे ज़्यादा बढ़ते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल की मैं बात करूं तो कोविड के बाद सरकार ने स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए थे। तो दिस वाज पार्ट ऑफ एक्सपेंशनरी पॉलिसी जिसकी सरकार ने हमको पुश दिया था वो संकट वाले समय में। अब जो दूसरा टाइप है उसकी अगर अपन बात करें तो वो है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, जो कि इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल करती है। जब सरकार जो है वो खर्चा कम करे, मतलब सब्सिडी कट करती है या फिर टैक्स बढ़ा देती है, जैसे जीएसटी कुछ चीज़ों पे या लग्जरी आइटम्स पे वो बढ़ा देती है, तो इससे जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। जैसे 2022-23 में अगर मैं बात करूं तो आरबीआई एंड गवर्नमेंट ने मिलके इन्फ्लेशन को रोकने के लिए ऐसे स्टेप्स लिए थे। तो वो जो है वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के अंदर आता है। अब बात करते हैं कि ये जो पॉलिसीज़ है वो डायरेक्टली आपके पॉकेट को टच करती है, तो कैसे करती है। सबसे पहला जो इसका रीज़न है वो हो सकता है टैक्स चेंज, मतलब वो सीधा आपकी जो सैलरी है उसके ऊपर फ़र्क आएगा। अगर इनकम टैक्स कम हुआ तो आपके इन हैंड सैलरी जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे नया और ओल्ड जो टैक्स रिजीम है उसमें सरकार ने हमको चॉइस दिया था कि आपको कौन सा रिजीम फॉलो करना है और आप उसके हिसाब से जो है वो टैक्स पे कर सकते हो। दूसरा जो पॉइंट है वो है सब्सिडी। अब जैसे पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया, या राशन अगर सस्ता या महंगा हो जाता है तो ये सब जो फिस्कल पॉलिसी के चेंजेस है उसमें डायरेक्टली वो आपको इम्पैक्ट करता है। अब जैसे उज्ज्वला योजना था, जो एलपीजी का सब्सिडी था गैस सिलेंडर पे, वो 1000 रुपये से उन्होंने चेंज करके 500 कर दिया था। तो वो सारे जो इम्पैक्ट्स हैं वो आपको डायरेक्टली होते हैं। अब तीसरा जो मेजर है वो है इन्फ्लेशन कंट्रोल। जैसे सारी चीज़ें जो है वो सस्ती या अगर महंगी हो जाती है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ये कम हो जाता है, तो ये सब जो भी फैसले होते हैं वो जीएसटी कम हो जाता है, या फिर ऐसे जितने भी टैक्स जो है उसमें आपको रिलीफ मिलता है। ये सारे जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली आपको सीधा इम्पैक्ट करते हैं, एंड इसका असर जो है वो स्टॉक मार्केट पे भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अब अगर मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करूं जहां पे स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, तो उसके जो मेजर रीजंस होते हैं जो फिस्कल पॉलिसी में होते हैं वो है कॉरपोरेट टैक्स का अगर कोई कट आता है तो वो सीधा सीधा कंपनियों के जो टैक्स है उसकी बचत होती है, एंड वहाँ पे जो है स्टॉक मार्केट बुलिश हो जाता है। अगर मैं नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करूँ तो जैसे ये स्टॉक्स बढ़ा देते ये टैक्स जो है वो बढ़ते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें इन्वेस्टर्स में एक पैनिक का माहौल क्रिएट होता है, और वहाँ पे टैक्स जो स्टॉक्स है उसमें सेल ऑफ देखने को मिलता है। फिस्कल डेफिसिट अगर ज़्यादा होता है तो मार्केट हमेशा चिंतित रहता है, एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो मार्केट से निकल जाते हैं। तो आपने समझ लिया होगा कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो क्या होता है, एंड इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर एंड मार्केट के ऊपर कैसे होता है। ये है सरकार का पैसे कमाने और खर्च करने का एक प्लान। ये आपके सैलरी, पेट्रोल, ईएमआई, स्टॉक सबको इम्पैक्ट करता है। एंड अगर ये ठीक से समझ गए हो तो नेक्स्ट बजट का जो एनालिसिस है वो आप खुद से भी कर सकते हो। चलिए अब हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। जैसे आपने फिस्कल पॉलिसी समझा जो सरकार की नीतियाँ होती हैं, वैसे मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई का एक पावरफुल टूल है जो आपके लोन, ईएमआई, एफडी रिटर्न, स्टॉक मार्केट और इवन पेट्रोल प्राइसेस सबको कंट्रोल करता है। चलिए समझते हैं क्या है मॉनेटरी पॉलिसी, कैसे काम करती है और आम आदमी की लाइफ पे इसका क्या असर पड़ता है। इसको आरबीआई के पर्सपेक्टिव से हम समझते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका मतलब है आरबीआई का पैसे की सप्लाई और कॉस्ट को कंट्रोल करने का प्लान। जैसे फिस्कल पॉलिसी सरकार की होती है वैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की होती है। इसके दो मेजर गोल्स होते हैं, एक तो है ग्रोथ बढ़ाना और दूसरा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अब अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं
तो 2020 में जब कोविड के टाइम पे आरबीआई ने रेपो रेट जो है वो 4% तक गिरा दिया था, तो लोग जो है उनको लोन्स जो है वो सस्ते मिल रहे थे और लोग लोन्स लेकर बिजनेस शुरू कर सकते थे। ये था एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब अगर हम दो टाइप की बात करें कि कौन से टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, तो जैसे फिस्कल पॉलिसी है एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी, वैसे ही हम इसमें आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी दो टाइप की होती है, सेम एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी। आरबीआई जब रेट्स घटाती है या लोन्स जो है वो सस्ते हो जाते हैं, तब जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाता है, जैसे बैंकों को ज़्यादा पैसे देती है ताकि बैंक आपको सस्ते इंटरेस्ट पर वो लोन्स दे पाए, और इसका जो रिजल्ट है वो लोग जो है वो ज़्यादा खर्च करते हैं और बिजनेसेस जो है वो ग्रो करते हैं। अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के बारे में, तो इसमें आरबीआई जो है वो रेट्स इंक्रीज कर देती है ताकि ईएमआई जो है वो महंगे हो जाते हैं, एंड मनी का जो सप्लाई कंट्रोल होता है वो इससे बैलेंस हो जाता है। बैंक्स को अगर पैसे कम मिलेंगे या महंगे इंटरेस्ट रेट पे मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि लोग जो है वो कम लोन्स लेंगे और इससे जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। अगर मैं बात करूँ सेम रियल लाइफ एग्जांपल की, तो 2022-23 में आरबीआई ने जो रेपो रेट है वो 2 साल में 4% से बढ़ाकर 6.5% तक कर दिया था, ताकि वो इन्फ्लेशन को रोक पाए। अब बात करते हैं आरबीआई का जो टूल किट होता है, जिसमें आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सब टूल्स का यूज करती है। सबसे पहला जो टूल है वो है रेपो रेट। आरबीआई जो बैंक्स को लोन देता है उसका इंटरेस्ट रेट जो है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। मतलब अगर रेपो रेट कम है तो लोन्स जो है वो सस्ते होंगे और ईएमआई जो है वो कम हो जाएंगे। और अगर हम बात करें दूसरे टाइप का जो टूल है वो है रिवर्स रेपो रेट। बैंक जब आरबीआई के पास पैसा रखती है तो उनको कितना रिटर्न मिलता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। मतलब आरबीआई ये रिवर्स रेपो रेट जो है वो बैंक्स को देती है ताकि जो सप्लाई और जो फ्लो है वो कंट्रोल में रहे। तीसरा जो टूल है वो है कैश रिजर्व रेशियो। बैंक को अपना 4.5% का जो पैसा है वो आरबीआई के पास रखना होता है, तो उसका है कैश रिजर्व रेशियो। अगर कैश रिजर्व रेशियो ऊपर जाते हैं तो बैंक के पास कम पैसा होता है और इससे जो है वो लोन्स महंगे हो जाते हैं। तीसरा अगर मैं टूल जो है उसकी बात करूं, तो वो है लिक्विडिटी रेशियो। बैंक्स को 18% पैसा जो है वो गोल्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड में इसके अंदर इन्वेस्ट करना होता है। चलिए समझते हैं आरबीआई का जो डिसीजन है वो आपके घर के बजट को कैसे अफेक्ट करता है। आरबीआई के जो रेपो रेट चेंजेस होते हैं वो सीधा आपके ईएमआई या कि लोन कॉस्ट जो है उस पर इम्पैक्ट करते हैं। मतलब अगर रेट बढ़ता है तो आपका जो होम या कार लोन है उसका ईएमआई भी बढ़ जाता है। ये सीधा इम्पैक्ट आपके एफडी के रिटर्न्स पे भी करता है। तो जैसे अगर रेपो रेट बढ़ते हैं वैसे आपके एफडी के जो रेट है वो भी इंक्रीज होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आरबीआई कोई भी रेपो रेट जो है वो इंक्रीज करता है, तो वो एफडी के जो रेट्स हैं उसको भी वो इंक्रीज कर देते हैं। ये सब टूल्स जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रखते हैं ताकि रेट्स जो है वो बढ़ाकर महंगाई जो है वो कम करी जा सके। अब चलिए बात करते हैं कि ये स्टॉक मार्केट पे आरबीआई के जो डिसीजंस होते हैं, रेपो रेट के जो चेंजेस होते हैं, उसका कैसे डायरेक्ट असर पड़ता है। मान लीजिए अगर रेपो रेट जो है वो गिरता है तो लोन्स जो है वो सस्ते हो जाएंगे और इन्हीं के चलते कंपनीज जो है वो एक्सपांशन के लिए लोन्स ले पाएगी ताकि उनका जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो। इसका मतलब है अगर रेपो रेट गिरता है तो मार्केट उसको पॉजिटिवली रिएक्ट करता है क्योंकि कंपनीज में हमको ग्रोथ देखने मिलता है। और सिमिलरली जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आरबीआई के रेपो रेट इंक्रीज करने पर होता है क्योंकि उसमें लोन्स जो है वो कॉस्टली हो जाते हैं एंड कंपनीज का स्लो डाउन हमको देखने को मिलता है। तो इन सिचुएशंस में स्टॉक्स जो है वो नीचे गिरते हैं।
आरबीआई के पॉलिसी मीटिंग से पहले आप हमेशा देखोगे कि मार्केट जो है वो वॉलेटाइल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी पोजीशन साइजिंग चेंज करते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। वो मैजिक है जो चाइना से सस्ता फ़ोन, अमेरिका से आईफ़ोन, यूएई से पेट्रोल, वो सब हमारे घर तक लेके आते हैं। लेकिन क्या आपने सुना है कि ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट, एक्सचेंज रेट, ये सब क्या होता है और ये आम आदमी के लाइफ पे कैसे असर करता है? चलिए बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब एक देश का दूसरे देश के साथ सामान और सर्विसेज जो है उसको एक्सचेंज करने का तरीका। जैसे एक्सपोर्ट, हमारा सामान अगर हम बाहर बेचते हैं तो उसे एक्सपोर्ट बोलेंगे। अगर बाहर से कोई सामान हम यहाँ पे लेके आते हैं तो उसको इंपोर्ट बोलेंगे। चलिए बात करते हैं ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट और एक्सचेंज रेट के बारे में। ट्रेड सरप्लस ये होता है कि जब एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से ज़्यादा हो तो उसमें देश का प्रॉफिट होता है और उसको बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। जब ट्रेड डेफिसिट होता है तो इसका मतलब है हमारा जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट के मुकाबले ज़्यादा हो गया है, तो वो देश का जो है वो पर्सनल लॉस होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो 2023 में 5 लाख करोड़ का इंडिया का ट्रेड डेफिसिट था। मतलब जो इंपोर्ट थे वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा थे। ये सब आपकी जो डेली रूटीन चीज़ें हैं उसको भी अफेक्ट करता है। अब मैं बात करता हूँ, जो अपना तीसरा टॉपिक है एक्सचेंज रेट। मतलब एक देश का जो करेंसी है उसको दूसरे जो देश के करेंसी है उसके साथ हम चेक करते हैं। अब बात करते हैं इसका जो इम्पैक्ट है वो कैसे आएगा। तो मान लीजिए अगर करेंसी रेट जो है वो चेंज हो जाता है और हम पेट्रोल जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जैसे अगर डॉलर का प्राइस बढ़ जाएगा तो हमारे देश में पेट्रोल का जो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से लेके आते हैं। जैसे मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेड होती है। तो अगर डॉलर महंगा हो जाता है तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो महंगी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़ने पे क्या होता है। तो एक्सपोर्ट बढ़ने से हमारे देश के अंदर रेवेन्यू ज़्यादा आता है और उससे जॉब्स भी क्रिएट होते हैं। अगर इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं तो हमारे देश को जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको नुकसान हो सकता है। चलिए बात करते हैं स्टॉक मार्केट और सरकार के उस पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है। अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ जाते हैं तो टाटा स्टील, इन्फोसिस जैसी कंपनीज जो है उनके स्टॉक्स बहुत ही ऊपर जाते हैं, क्योंकि आईटी कंपनीज जो है वो यूजुअली सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है एंड टाटा स्टील जैसी जो कंपनीज है वो स्टील को एक्सपोर्ट करती है। अब अगर मैं नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करूँ तो ट्रेड डेफिसिट अगर ज़्यादा हो जाता है, मतलब अगर हमारा इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है, तो इससे रूपी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट वीक हो जाता है एंड ऐसे केसेस में एफआईआईज जो है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। अगर मैं बात करूँ डॉलर स्ट्रांग होता है तो आप आईटी और फार्मा जैसे स्टॉक्स जो है उनको देख सकते हो, उनको एनालाइज कर सकते हो, ये अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इकोनॉमिक्स के बेसिक्स को लेकर एडवांस एनालिसिस तक पूरी जर्नी को कवर किया है। चलो एक लास्ट टाइम सब कुछ मैं शॉर्ट में रिवाइज करता हूँ। पहले हमने सीखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ये एक इंडिविजुअल प्लेयर जैसे कंज्यूमर्स और कंपनी के डिसीजंस और पूरी इकोनॉमी का बिग पिक्चर जैसे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारी चीज़ों को और ये दुनिया को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। फिर हमने देखा कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, एफडीआई, एफपीआई, ये सब का क्या रोल होता है। जीडीपी मतलब देश की जो ग्रोथ का स्केल है, इन्फ्लेशन मतलब चीज़ों का जो दाम का बढ़ना होता है, इंटरेस्ट रेट्स मतलब लोन्स महंगे या सस्ते होते हैं, एफडीआई, एफपीआई यानी विदेशी जो पैसा है उनका आना जाना, इन सब का पता चलता है।
और ये एक इकोनॉमी हेल्थ जो है वो यहाँ पे चेक की जाती है। फिर हमने देखा पॉलिसीज़ का रोल क्या होता है, जैसे फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट का जो खर्चा और उनका जो टैक्स का सिस्टम होता है वो क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है, जैसे आरबीआई का जो पैसा और इंटरेस्ट रेट का जो गेम होता है उनको हमने समझा, और इन पॉलिसीज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है वो स्टॉक मार्केट और बिजनेसेस पर होता है। अब ये सब सीखने का अल्टीमेट गोल ये है कि हम स्मार्टर इन्वेस्टिंग कर पाए, मैक्रो ट्रेंड्स को समझ पाए, पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट जज कर पाए और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उनको ट्रैक कर पाए। अगर इन फंडामेंटल्स को समझ लोगे तो स्टॉक पिकिंग और पोर्टफोलियो जो है वो 10x बेटर बिल्ड कर पाओगे। यही थी आज की मास्टर क्लास एंड इकोनॉमिक एनालिसिस पर। अब आप बताइए आज का जो सबसे यूज़फुल कॉन्सेप्ट है वो आपको क्या लगा, एंड क्या आपको लगता है कि आरबीआई को अगले मीटिंग में रेट कट कम करने चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जिनको इकोनॉमी समझना चाहते हैं। सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है, ऐसे ही प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, ताकि आपकी लर्निंग्स जो है वो रुक ना जाए। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, हैप्पी इन्वेस्टिंग।